नमस्कार बच्चों, मैं पवन कुमार तिवारी एक बार पुनः आप सबके समक्ष उपस्थित हूं। कक्षा 10 के अध्याय 1 वास्तविक संख्याओं के भाग 3 को लेकर। यह अंतिम भाग है इस अध्याय का और इसमें हम लोग कुछ अपनी चर्चा जहां हमने छोड़ी थी वहीं से हम आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के संबंध में आज हम लोग सीखेंगे जो बोर्ड की दृष्टि से, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। और उन प्रश्नों को हल करने के लिए हमें आज का लेक्चर आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए अपनी कॉपी पेंसिल को, पेन को तैयार कर लें और बहुत अच्छे से ध्यान से देखते हुए एक एक चीज को समझने का प्रयास करें और नोट करते रहें और कई बार इसकी प्रैक्टिस करें, तब आप बोर्ड परीक्षा में इस प्रश्न को सही कर सकते हैं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं बच्चों। आज की क्लास में हम लोग जिस पर चर्चा करेंगे वो पढ़ी हुई चीज है आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इसको हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। फिर पिछले भाग में मैंने इसके बारे में विस्तृत रूप से जानकारी ली थी। आज थोड़ी सी और हम लोग चर्चा करेंगे। अगला हमारा बच्चों है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पर आधारित महत्वपूर्ण प्रश्न। ये प्रश्न आपके लिए बोर्ड दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और फिर हमने जहां पहले भाग में कुछ चीजों को छोड़ा था, अपरिमेय संख्याएं, हमने बहुत विस्तृत रूप से बात नहीं की है। अब हम अपरिमेय संख्याओं के ऊपर एक बार फिर पहुंचेंगे, तो उसका एक बार पुनर्भ्रमण हम लोग करेंगे और ये जानेंगे कि हमारा अपरिमेय संख्या क्या होती है, कैसे हम इसको बताएंगे कि अपरिमेय संख्या है। तो अपने हम लोग प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। आइए बच्चों, देखिए एक बार मैं आपको रिवीजन करा दूं कि यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका क्या थी। पुनः एक बार इस पर चर्चा कर लें। हमने आपसे बताया था कि अगर हमारे पास दो संख्याएं हैं, एक छोटी संख्या है और एक बड़ी संख्या है, उदाहरण के तौर पर जैसे मैं 27 ले लूं और मैं 6 ले लूं, तो जब कभी मैं 27 को 6 से भाग दूंगा तो इसको मैं a मान लूं, इसको b मान लूं, तो ये कितनी बार जाएगा? आप इसको जब भाग देंगे, 6 से 27 को भाग देंगे तो ये 4 बार जाएगा और शेषफल आएगा 3। इसको हम लोग भागफल कहते हैं, इसको शेषफल कहते हैं, इसको हम लोग भाजक कहते हैं और ये हमारा भाज्य है। और इसी बात को देखिए मैंने यहां लिख दिया कि a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखा जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यहां बचने वाली जो संख्या r है इसका मान यहां पर 3 है और जब कभी हम जिस संख्या से भाग देंगे उस संख्या से r का मान सदैव कम होगा, 0 से लेकर इसके एक कम तक। उदाहरण, अगर मैंने 6 से भाग दिया है तो 5 तक, 0 से कहां तक? 5 तक। अगर मैं किसी संख्या 8 से भाग दे रहा हूं तो शेषफल 0 से लेकर 7 तक हो सकता है। तो अब इसको हम लोग प्रश्नों में कैसे करेंगे, आइए उसके बारे में हम लोग अपनी चर्चा करते हैं बच्चों। देखिए, दर्शाइए कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 रूप का होता है। सबसे पहले विषम की बात करें। विषम कौन होगा? जो 2 से नहीं कटेगा। जो संख्या 2 से बच्चों नहीं कटती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? विषम कहते हैं। तो हमारा प्रश्न ये कह रहा है कि अगर हमारे पास कोई विषम संख्या है और उसको हम 6 से भाग देंगे तो 6 से भाग देते समय हमें क्या करना होगा? शेषफल या तो 1 होगा या 3 होगा या 5 होगा अगर वह संख्या विषम है तो, लेकिन अगर सम होगी तो इसके अलावा होगा। तो यह हमें सिद्ध करना है। इसको हम सिद्ध कैसे करेंगे? देखिए, सबसे पहले हम क्या करें, a बराबर कोई भी पूर्णांक ले लीजिए। हम विषम की बात नहीं कह रहे हैं, हमने एक पूर्णांक ले लिया है a और हम ये सिद्ध करेंगे कि ये अगर 1 होगा, 3 होगा शेषफल या 5 होगा तो ये विषम होगा। ये हम सिद्ध करने जा रहे हैं और इसको हम भाग किससे देंगे? 6 से। जब आप इसको भाग देंगे तो 1 बराबर हम क्या लिख सकते हैं? 6q प्लस r और इस r का मान जो यहां हमें प्राप्त होगा वो 0, 1, 2, 3, 4 या 5 प्राप्त होगा। इसके अतिरिक्त हमें कुछ भी और प्राप्त नहीं हो सकता है। अब हम इन मानों को एक एक करके यहां पर रखते हैं और देखते हैं हमें क्या मिलता है। सर्वप्रथम a बराबर 6q प्लस 0 मतलब केवल 6q। मतलब इस 6q को हम लोग 2 गुणा 3q लिख सकते हैं और 2 के गुणे में अगर कोई संख्या लिख दी जाए बच्चों तो वो क्या हो जाएगी? सम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये 2 का गुणांक है और 2 का गुणांक है तो क्या है? सम है। तो ये क्या है? सम है। अगला लीजिए, 6q प्लस 1। ये वाला काम कब हो रहा है? जब r का मान 1 है। ये हमने कब किया? जब r का मान 0 लिया। अब जब हम ये लेंगे तो क्या मिलेगा मुझे? इसका मतलब इसको मैं कैसे लिख सकता हूं? देखिए, इस 6q को मैं लिख सकता हूं 2 गुणे 3q और प्लस 1।
अब ये 3q तो हम कोई भी पूर्ण संख्या हो सकती है, तो 2 का गुणांक हो गया और साथ में 1 हो गया। इसका मतलब कि जो संख्या 2 का गुणांक होती है, मैंने अभी बताया वो सम होती है, तो इसका मतलब ये हुआ कि सम संख्या तो हमारे पास है और उसमें 1 जुड़ गया। 1 जुड़ गया। जब कभी आप सम में 1 जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा? विषम मिलेगा। क्या मिलेगा बच्चों? विषम मिलेगा। तो ये संख्या हमारी क्या हो गई? 1 के सूरत में क्या मिलेगा? जब r का मान 1 हो रहा है तो क्या मिला? विषम, ऑड। विषम को ऑड कहते हैं। तो हमें क्या मिला? विषम। इसके बाद हम r का मान 2 लेकर देखते हैं। जब r 2 होगा तो a बराबर क्या होगा? 6q प्लस 2। यहां से हम कितना निकाल सकते हैं? पूरा 2 निकाल लें बच्चों, तो आपको 3q प्लस 1। अब ये तो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि जब ये पूर्ण संख्या है तो इसको हम किसी एक संख्या से रिप्लेस कर दें। इसको 3 ले लें, k3। तो 2 गुणा k3 2 का गुणांक है, तो ये क्या है? सम है। ध्यान रखिएगा, जो सम है वो हमारा प्रश्न में नहीं है, वो हमें नहीं लेना है। विषम कहां कहां लेना है ये महत्वपूर्ण है। हम विषम की बात कर रहे हैं। अब हम आते हैं r बराबर 3 पर। जब r बराबर 3 होगा बच्चों, तो देखिए 6q प्लस 3। अब इसको अगर हम लिखने जाएं तो हम ऐसे लिख सकते हैं। ध्यान से बच्चों देखिएगा कि क्या होने वाला है ये। इसको आप ऐसे लिखें, 6q प्लस 2 प्लस 1। 3 को हम लोग 2 प्लस 1 कर सकते हैं, और इतने हिस्से से बच्चों 2 बाहर निकल जाएगा। जब 2 बाहर निकला तो क्या बचा आपके पास? 3q प्लस 1 और प्लस 1। अब क्योंकि ये हिस्सा 2 का गुणांक बन गया, तो इसको हम 2k4 कर सकते हैं और साथ में 1 लिख दें। तो इसका मतलब तो ये क्या बना? ये तो सम संख्या है, और सम में 1 जोड़ दिया। तो जब सम में 1 जोड़ोगे तो क्या बनेगा आपके पास? विषम बनेगा। क्या बनेगा बच्चों? विषम बनेगा। इसका मतलब यह है कि r का मान जब 3 होता है तब भी हमको क्या मिलता है? ऑड मिलता है। ऑड मिलता है। अब इसी प्रकार अगर हम 4 ले लें, r का मान बच्चों अगर 4 ले लिया जाए, देखिए तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 4। क्या हो जाएगा? 6q प्लस 4। और 6q प्लस 4 में से जैसे ही आप पूरा 2 निकाल दीजिए बच्चों, आपके पास कुछ नहीं, सीधा सीधा अंदर क्या बचेगा? 3q प्लस 2। और 3 का गुणांक है, 2 का गुणांक है, इसलिए इसको आप 2k5 कर लें, और 2 का गुणांक है तो यह संख्या क्या होगी? सम होगी बच्चों। और सम होगी तो ये हमें फिर नहीं लेना है। सम से तो हमें मतलब नहीं, हमें किससे मतलब है? विषम से। अंतिम एक बात बची, हमारा कौन सा पार्ट बचा? 5 का। अब ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 5 पर बच्चों देखिएगा, जब r का मान 5 आप लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा? 6q प्लस 5। इस 5 को तोड़ दीजिए। इस 5 को आप क्या लिख सकते हैं? 6q प्लस 4 प्लस 1। और इतने हिस्से से क्या बाहर निकलेगा? इतने हिस्से से 3 बाहर निकलेगा। 2 बाहर निकाल लीजिए, अंदर मिलेगा 3q प्लस 2 और प्लस 1 चलने दें। और ये जो संख्या हमारी यहां है, इसको हम लोग कोई पूर्णांक ले सकते हैं, k6 ले लें, और ये 2 के गुणांक में है प्लस 1, तो ये तो सम है, और उसमें 1 जोड़ दिया। सम में जब भी आप 1 जोड़ोगे तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको प्राप्त होगा विषम। इसका मतलब कि r बराबर 5 पर भी हमको क्या प्राप्त हुआ? ऑड। अब आप देखें तो जब r का मान 0 था तो हमने सम कहा, r का मान 1 है तो विषम कहा, r का मान 2 तो सम कहा, 3 पर विषम कहा, 4 पर जब r का मान 4 हुआ तो हमने सम कहा, और r का मान 5 है तो हमने विषम कहा। इसका मतलब हमें r का मान जब कब कब विषम मिल रहा है? जब 1 है, 3 है या 5 है, यही सिद्ध करना था। अतः आप आखिरी में लिख सकते हैं अंत में कि अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है। ठीक है बच्चों, मैं उम्मीद करता हूं आपकी समझ में आया होगा। एक प्रश्न हम और इसके साथ आपको देखते हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। अब देखिए वर्ग क्या है, यह बहुत महत्वपूर्ण। फिर से तो सबसे पहले तो आप एक पूर्णांक लीजिए, a बराबर हमने पूर्णांक लिया, और अब ढूंढिए भाग किससे करना है। तो जैसे ही मैंने कहा 3m, तो इसका मतलब 3 से, तो b का मान कितना हुआ? 3 हुआ। और हम क्या लिख सकते हैं? a बराबर 3q प्लस r। जब आप 3 से भाग दोगे
तो आर का मान क्या होगा, या तो 0 होगा, या तो 1 होगा, या तो 2 होगा, इसके अतिरिक्त तो कुछ हो ही नहीं सकता। और अब ये क्या बन गया, a बराबर क्या बन गया, अब आप 0 लिखोगे तो 3q प्लस 0, या 3q प्लस 1, या 3q प्लस 2, यही तो बनेगा। लेकिन हमने प्रश्न में कहा है वर्ग करिए। वर्ग करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, कि मुझे a का वर्ग करना है, a का वर्ग करिए। तो इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, 9q स्क्वायर। इसकी बात करिए तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, या 3q प्लस 1 का वर्ग होगा, या 3q प्लस 2 का वर्ग होगा। ठीक है बच्चों, 3q प्लस 1 का वर्ग, 3q प्लस 2 का वर्ग। यहां पर इस सूत्र का हम लोग प्रयोग करेंगे, a प्लस बी का वर्ग, a का वर्ग प्लस b का वर्ग प्लस 2ab। इसका सूत्र का अगर हम प्रयोग करें तो ये वाला तो ऐसे ही रहा। इसको हम लोग चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9q स्क्वायर है, इसको हम लोग 3 गुणे 3q स्क्वायर लिख सकते हैं। इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इस सूत्र से खोलेंगे तो ये मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 6q प्लस 1, और इसको जब खोलेंगे तो ये मिलेगा 9q स्क्वायर प्लस 12q प्लस 4। इसको हम लोग कोई संख्या मान सकते हैं, a1 कह सकते हैं। इसमें से आप 3 बाहर निकाल सकते हैं, 3 बाहर निकालिए, अंदर आपको मिलेगा 3q स्क्वायर प्लस, और इसको हम तोड़ रहे हैं, 3 की जगह आप लिख दीजिए 3 प्लस 1। जैसे ही आप ये लिखेंगे तो इसमें इसमें और इसमें 3 बाहर आ जाएगा, क्या मिलेगा, 3q का वर्ग प्लस 4q प्लस 1 और प्लस 1 अलग। इसका मतलब ये बन गया 3k2 प्लस 1, और ये बन गया 3k3 प्लस 1। अब आप देखें कि ये वाली संख्या 3k1 के रूप में है, दूसरा वाला जो था वो 3k2 प्लस 1 है, या तीसरा 3k3 प्लस 1 है। कहने का मतलब किस रूप में दिखाई पड़ रहा है, हम कह सकते हैं कि ये 3m का रूप होगा या 3m प्लस 1 का रूप होगा। दोनों में प्लस 1 ही तो दिखा आपको, तो यही तो हमें सिद्ध करना है, और कुछ तो मुझे सिद्ध ही नहीं करना है इसमें बच्चों, है ना। तो ये हमारा प्रश्न हो गया कि किसी भी संख्या का वर्ग अगर हम कर रहे हैं 3 से भाग देने पर, या तो वो इस रूप में होगा या तो इस रूप में होगा। आपकी प्रैक्टिस के लिए एक प्रश्न इसके बाद भी लिखा है, उसको आप लोग कर सकते हैं। कि वो क्या है प्रश्न, की यूक्लिड की विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए किसी धनात्मक पूर्णांक का घन। घन जब आप करेंगे तो यहां आपको इस सूत्र की एक जरूरत पड़ेगी, मैं आपकी सुविधा के लिए उस सूत्र को यहां लिख देता हूं, a की घात 3 प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस b की घात 3। इसका प्रयोग अगर आप करेंगे तो 9 से भाग देने पर या तो ये रूप होगा, या तो ये, या तो ये, और 9 से भाग देने पर 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें से ही कुछ बचेगा बच्चों। ठीक है, तो ये एक प्रश्न आपकी प्रैक्टिस के लिए है। अब हम अपने चैप्टर के आखिरी पड़ाव की तरफ चलते हैं और देखते हैं अब हमें क्या करना है। अब आप देखेंगे कि आपके प्रश्न के सामने यहां 5 तरह के प्रश्न लिखे हुए हैं, और सभी बहुत ही आसान प्रश्न हैं, एक ही जैसे प्रश्न हैं। सब में सिद्ध क्या करना है बच्चों, कि ये एक अपरिमेय संख्या है। देखिए बच्चों, इस तरह के प्रश्न को सिद्ध करने का जो तरीका होता है वो हमें विरोधाभास विधि का इस्तेमाल करना है, प्रयोग करना है। और विरोधाभास स्थिति क्या कहती है कि हम संख्या को जो सिद्ध करना है वो ना मान के कुछ और मान लें। जैसे हमें यहां पे कहा गया परिमेय सिद्ध कीजिए, तो हम ये मान लेंगे कि √5 या √3 या √2 या जो भी कहा गया है वो एक परिमेय संख्या है। तो शुरुआत हम यहीं से करते हैं। माना √5 एक परिमेय संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। अब अगर ये परिमेय संख्या है तो ये बटे के रूप में लिखी जा सकती है। तो √5 को आप क्या लिख सकते हैं, p बटे q के रूप में। और मैंने आपको बताया था परिमेय संख्याएं क्या होती हैं, जिसमें p और q दोनों क्या हैं, अभाज्य, सह अभाज्य, एक दूसरे के साथ भाजित नहीं होंगे, सह अभाज्य हैं। इसका मतलब इनके बीच में कोई ऐसी संख्या नहीं होगी जो दोनों को काट दे, इनका कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होगा। तो बच्चों देखिए, अब इसको हम क्या करें, इसका तिर्यक गुणा कर दें अगर, तो हमको मिलेगा p बराबर √5q, वर्ग कर दिया जाए,
वर्ग कर दें दोनों तरफ तो यहां क्या हो जाएगा, p का वर्ग, और यहां हो जाएगा 5q का वर्ग। अब जो संख्या 5 के, इसको समीकरण 1 ले लें, जो संख्या 5 के गुणांक में लिख दी जाएगी बच्चों, वो संख्या क्या होगी, 5 से कट रही होगी। तो आप ये कह सकते हैं, इसका मतलब है अतः p स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। और अगर किसी संख्या का वर्ग विभाजित है तो वो संख्या भी विभाजित होगी। इसका मतलब कि p 5 से विभाजित होगा, p भी 5 से विभाजित होगा। तो p का एक गुणनखंड क्या निकाल लिया हमने बच्चों, 5। अब हम, अगर ये 5 से कट जाएगा, इसका मतलब ये हुआ कि हम p को 5 के पहाड़े में आता होगा तो हम 5 का गुणांक ले सकते हैं। आप इसको 5 के मान लीजिए, माना। और अगर हम इस मान को इस समीकरण में रख दें, इस मान को कहां रख दें, यहां रख दें, तो ये क्या बन जाएगा, जरा देखिएगा बच्चों, ये क्या बनता है, ये बनेगा 5k का वर्ग बराबर 5q का वर्ग। ठीक है बच्चों, ये कितना हो गया, 25k का वर्ग बराबर 5q का वर्ग। अब इस 5 से ये 25 कट गया, आपके पास बचा 5k स्क्वायर बराबर q स्क्वायर। ये समीकरण 2 है आपका बच्चों, यहां पर कि p 5 से विभाजित होगा। अब यहां देखिए, q स्क्वायर 5 गुणे k स्क्वायर है, इसका मतलब यह है कि q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा। q स्क्वायर 5 से विभाजित होगा, और जब q स्क्वायर विभाजित होगा तो q भी तो 5 से विभाजित होगा। इसको अगर मैं समीकरण 3 ले लूं तो मैं कह सकता हूं, समीकरण 2 में आप कहते हैं कि p 5 से कट रहा है, और समीकरण 3 में हम कह रहे हैं कि q भी 5 से कट रहा है। समीकरण 2 और 3 से आप क्या रिजल्ट निकालेंगे, 2 और 3 से क्या निकलता है कि p और q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन है, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। यही है इसका मतलब, उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। और जबकि आपने यहां क्या माना है, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या है तो यहां p और q क्या होंगे, p और q क्या होंगे, सह अभाज्य होंगे, सह अभाज्य होंगे। इसका मतलब इनके बीच में कुछ भी उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए, लेकिन यहां 5 उभयनिष्ठ आ गया। इसका अर्थात मतलब क्या निकला कि जो हमने कल्पना की थी, हमारा कल्पना किया हुआ कथन असत्य है, हमारी मानी हुई परिकल्पना असत्य है। हमने क्या माना था, माना एक परिमेय संख्या है, ये क्या हो गया, असत्य हो गया। और अगर ये असत्य हो गया तो कोई संख्या अगर परिमेय नहीं है तो वो क्या होगी, अपरिमेय होगी। इसका मतलब रिजल्ट क्या निकला कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या। समझ आया बच्चों? तो इस प्रकार हमने बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न किया है, और ये बोर्ड में बच्चों कई बार आया है, कई बार √5 पर आया, कई बार √3 पर आया, कई बार √2 पर आया, और हम लोगों को इसे देखना पड़ता है कि कैसे हमें करना है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। और तो बच्चों, जैसे हमने इस प्रश्न को देखा है, इसी प्रकार हम एक और भाग कर लेते हैं, जब हम भाग 5 इसका एक और डिस्कस करते हैं आपके साथ। इसी प्रकार से ये बोर्ड परीक्षा में आया हुआ प्रश्न है। तो देखिए पुनः एक बार फिर, माना √2, क्या मानना है, मैंने कहा अपरिमेय सिद्ध करना है, तो क्या मानना है, परिमेय है। क्या मानेंगे आप, परिमेय संख्या है, √2 परिमेय संख्या है। अब जैसे ही आपने इसको माना कि यह परिमेय है, उसी घड़ी आपको इसका मतलब यह है कि यह किस रूप में लिखा जा सकता है, बटे के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। यह हम पढ़ के आए हैं, पीछे भी पढ़ चुके हैं, कक्षा 9 में भी पढ़ा है। तो हमने इसको मान लिया p और q, जहां पर p और q हमने आपको क्या बताया था, कैसे होंगे, सह अभाज्य, सह अभाज्य। यह महत्वपूर्ण है क्योंकि हम इसी से विरोधाभास लाएंगे पुनः फिर से, जैसे पिछले प्रश्न में आया था, सह अभाज्य। अब आप क्या करेंगे, इसको आप गुणा करिए तो क्या मिलेगा, p बराबर √2q।
अब आप वर्ग करेंगे, वर्ग करने पर क्या मिलेगा, पी स्क्वायर बराबर 2q²। जैसे ही पी स्क्वायर 2 का क्यू स्क्वायर हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि p का वर्ग क्या होगा, पी स्क्वायर, क्या लिखेंगे आप, पी स्क्वायर किससे कट जाएगा, 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और बच्चों अगर पी स्क्वायर 2 से विभाजित है, मैंने बताया आपको, तो इसका मतलब यह है कि p जो होगा वो भी हमारा 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। यह समीकरण 1 और यह विभाजित होगा समीकरण 2। तो आप यहां से समझ लीजिए कि p हमारा क्या हुआ, 2 से विभाजित हो गया। और जब 2 से, जो संख्या 2 से कट रही है वो 2 के पहाड़े में आएगी, और अगर 2 के पहाड़े में आएगी तो 2 गुणा कुछ लिखी जा सकती है। तो हम मान लेते हैं, माना p बराबर कुछ मान लीजिए 2k मान लेते हैं, k मानते आ रहे हैं, पुनः एक बार k। और हम क्या करेंगे, इस मान को फिर से समीकरण 1 में रख देंगे। जैसे ही आप रखेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 2k पूर्ण वर्ग बराबर, यहां कितना है, 2q²। वर्ग करेंगे आपको मिलेगा 4k² बराबर 2q²। 2 से 4 कट जाएगा, आपको मिलेगा 2k² बराबर q²। अब q² को हम 2 के गुणांक में लिख रहे हैं, इसका अर्थ यह होता है कि q² 2 से विभाजित होगा, 2 से विभाजित होगा। और अगर q² 2 से विभाजित होगा तो q भी 2 से विभाजित होगा। इसको समीकरण 3 कह दें। अब जरा आप समीकरण 2 और 3 को फिर से देख लीजिए। 2 में कहते हैं कि p 2 से कटेगा और 3 में कहते हैं q 2 से कटेगा। तो अगर दोनों ही 2 से कटेंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि p और q दोनों 2 से विभाजित होंगे, विभाजित होंगे। और अगर ये विभाजित होंगे तो इसका मतलब यह हुआ कि इस p का और इस q का एक उभयनिष्ठ गुणांक है। कौन है उभयनिष्ठ संख्या, उभयनिष्ठ संख्या हो गई 2। लेकिन हमने यहां क्या कह रखा है कि ये सहअभाज्य हैं। जब सहअभाज्य हैं तो इसका मतलब बच्चों एक बात ये तय हो गई कि इनके बीच में कुछ कॉमन नहीं होना चाहिए, उभयनिष्ठ नहीं होना चाहिए। लेकिन उभयनिष्ठ हो रहा है, और जब उभयनिष्ठ हो रहा है तो इसका अर्थ यह होता है कि जो हमारी संख्या परिमेय है ये परिमेय नहीं हो सकता है। उभयनिष्ठ होते ही संख्या परिमेय नहीं होगी। इसका मतलब हमारी कल्पना, हमारी परिकल्पना जो थी वो क्या थी कि √2 एक परिमेय संख्या है, वो पुनः क्या हो जाएगी, असत्य हो जाएगी। मतलब जो हमने माना था वो असत्य है, गलत है, इसलिए विरोध है, हमारे मानने का विरोध हुआ। और जब विरोध हुआ तो हम क्या कहेंगे कि हमारा माना गया कथन असत्य है। और जैसे ही हमारा माना गया कथन असत्य हुआ तो इसका मतलब कि संख्या परिमेय नहीं है। और अगर संख्या परिमेय नहीं है, संख्या लिखी है, तो वो फिर क्या बच गई, परिमेय नहीं है तो अपरिमेय होगी। इसका मतलब हम क्या लिख देंगे, अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 और √5 हम लोगों ने इनको सिद्ध करना सीख लिया है। अब इस √2 से ही जुड़ा हुआ बच्चों एक प्रश्न आपको 1/√2 का दिख रहा है। तो अगर इसको हमें करना हो तो हम क्या करेंगे, बहुत आसान तरीका है। यहां भी आप उसी तरीके से मानेंगे कि ये क्या है, ये परिमेय है। इसको आप परिमेय मान लीजिए। और जिस घड़ी आपने इसको परिमेय माना तो इसका मतलब 1/√2 को हम क्या लिख सकते हैं, p/q लिख सकते हैं। और इसमें p और q क्या होंगे, आप फिर तुरंत लिख दीजिए कि ये सहअभाज्य होंगे। क्या होंगे, सहअभाज्य होंगे। अब आप इसका गुणा करिए तो आपको मिलेगा q बराबर √2p। बस अभी तक हमको p बराबर √2q मिल रहा था, अब हमें उल्टा मिल रहा है। कोई चिंता नहीं बच्चों, इसका वर्ग करिए, पूरी विधि को नहीं बदलना है, उस विधि को उसी प्रकार लेके चलते रहना है। अब ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ऐसा कहने का पूछे, अब हमारा अभिप्राय क्या निकलेगा, जैसे हम पहले कहते आए हैं, इसका अर्थ क्या निकला, इसका अर्थ यह निकला कि q² 2 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, दो से विभाजित होगा। देखिए मैं इसको हटा दूं, गलत हो गया है।
2 से विभाजित होगा। अब अगर 2 से विभाजित होगा तो इसका मतलब Q जो होगा वो भी 2 से विभाजित होगा। ठीक है बच्चों, 2 भी Q से, ये भी आपका विभाजित होगा। और ये हमारा समीकरण नंबर 2 ले लीजिए। और जैसे ही आपने कहा विभाजित, तो Q को क्या मानना होगा? हमें 2K मानना होगा। और इसको हमें कहां रखना होगा? समीकरण 1 में रखना होगा। जब आप समीकरण 1 में रखेंगे तो क्या मिलेगा? 2K स्क्वायर, 2K का होल स्क्वायर बराबर 2P का स्क्वायर। इसका वर्ग करेंगे तो 4K स्क्वायर बराबर 2P स्क्वायर। इस 2 से ये 4 कट जाएगा, आपको मिलेगा 2K स्क्वायर बराबर P स्क्वायर। इसका मतलब कि P स्क्वायर क्या होगा? 2 से विभाजित। और अगर P स्क्वायर होगा तो P भी 2 से विभाजित होगा। इसका मतलब यह हुआ कि हम पुनः क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि Q भी 2 से विभाजित, P भी 2 से विभाजित। तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड कौन हो गया? गुणनखंड 2 है। और जबकि हम कह रहे हैं सहअभाज्य है, इसका मतलब यह है कि यह नहीं हो सकता है। ठीक है बच्चों, तो इसका मतलब हमने इसे क्या माना था? जो परिमेय माना था वो क्या हो गया? असत्य हो गया। वो क्या हो गया? असत्य हो गया। और जब ये असत्य हो गया तो 1/√2 क्या हो जाएगा? अपरिमेय होगा। अपरिमेय होगा। आपकी समझ में आई होगी बात। हम लोगों ने लगभग हर तरह के प्रश्नों को आपके साथ हल किया है। यहां पर हमने इसके 3 प्रश्न आपके साथ हल किए जो एक दूसरे से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। उन प्रश्नों को हल करने के पश्चात हमने ये देखा कि √5 1/√2 1/√2, अब √3 और 3 + 2 √5 को भी हम इसी प्रकार से हल करेंगे। वो भी बहुत मुश्किल समस्या नहीं आएगी उसमें। इतने प्रश्नों की खूब अच्छे से, खूब ढंग से अपनी प्रैक्टिस करिए, खूब मन लगाकर पढ़ाई करिए, ताकि आप इन प्रश्नों में जो ये बहुत मुश्किल लगते हैं, मैंने बहुत आसान तरीके से आपके समझ रखने का प्रयास किया और हम लोगों ने इसको सीखा है। तो अब हम लोग इस चीज को और अभ्यास से इसको और अच्छा करेंगे और बोर्ड परीक्षा में हम लोग इस महत्वपूर्ण चैप्टर में पूर्ण अंक हासिल करने का प्रयास करेंगे। तो बोर्ड परीक्षा में 5 अंकों का ये प्रश्न पूरा अध्याय होता है। इसको हम लोग अच्छे से तरीके से करने का प्रयास करेंगे, जिसमें आपने अपरिमेय सिद्ध करना सीखा, जिसमें आपने यूक्लिड एल्गोरिथम सीखी, इसमें आपने मसा और लसा निकालना सीखा, इन सब दशमलव प्रसार सीखा, शांत अशांत दशमलव सीखे। ये सब चीजों को सीखकर अब हम आगे आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब हम मिलते हैं आपसे अगली क्लास में अगले अध्याय के साथ। तब तक के लिए घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और तब तक धन्यवाद। थैंक यू।